हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। ऑलरेडी हमने इसका 2 वीडियो अपलोड कर दिया है विस्तृत उत्तर प्रश्नों का। आज के इस वीडियो में बच्चा हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट की हमने बात कर लिया है अपने लास्ट के वीडियोज में, और साथ ही साथ बच्चा मैंने एक बुक को भी कवर कर दिया है, अधिगमकर्ता का विकास, जिसे हम कहते हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ इनके सारी वीडियोज आपको हर एक यूनिट के मिल जाएंगे। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए भी एक बेहतर माध्यम हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को कर पाएं, क्योंकि हम हर एक प्रश्नों की समीक्षा यहाँ पर कर दे रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक प्रश्न की समीक्षा कर दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं वीडियो थोड़ा सा मैं बाहर रह के बना रहा हूँ, तो हो सकता है बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई दें, क्योंकि मैं यहाँ संगम के तट पे आया हूँ और परेड ग्राउंड में मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का अगर हम बात करें इसके सेकंड यूनिट की, जहां पर आज हम बात करेंगे शिक्षा एवं दर्शन के बारे में। वहीं पर हमने यूनिट फर्स्ट में बात किया था शिक्षा और ज्ञान के बारे में, यानी एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में बात किया था। आज बच्चा हम बात करेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है बच्चा, वो यह है आपका आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदर्शवाद की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जिसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट समझा आप सभी के सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन से ये डन है बच्चा, आपका चाहे एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन जाए आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, या एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, इन द सेंस आपका लघुत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 101% आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका आइडियलिज्म से बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना, चाहे आपका लघुत्तरीय में आ जाएगा चाहे विस्तृत उत्तरीय में आ जाएगा, आप इस प्रश्न का जवाब बड़े आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ कहेंगे जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोज जो होंगे बच्चों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। प्यारे बच्चों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदर्शवाद की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो समझेंगे मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है। जो आदर्शवाद है बच्चा, इसका अर्थ क्या होता है। अब जैसा वहां आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना है अपनी हेडलाइंस को, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। बिकॉज लॉट ऑफ वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे आदर्शवाद को लेके, तो आप प्रश्नों को बड़े आसानी से जवाब कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम समझे कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है, सामान्य रूप से आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य उस अनुभव तथा ज्ञान और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिसके कारण मनुष्य में मूल्य, सद्गुण और आदर्श बढ़ते हैं और उसका विकास होता है, आत्मानुभूति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं अगर आदर्शवाद की बात करें या शिक्षा के तात्पर्य की बात करें कि आदर्शवाद का शिक्षा से क्या मतलब है, तो इन चीजों को हम अपने अनुभव और ज्ञान से प्राप्त करते हैं। हमारा जो अनुभव होता है, हमारा जो नॉलेज होता है, कहीं ना कहीं वही एक माध्यम बनता है हमारे आइडियलिज्म की, कि हम आदर्शवादी कब बनेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो हमारा वैल्यू भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के पास एक प्रॉपर अनुभव होता है, उस मनुष्य का जो समाज में वैल्यू होता है वो अन्य मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। आपको पता होगा जिन व्यक्ति के पास नॉलेज होता है उनके एक अलग ही सोसाइटी होती है, उनका एक अलग ही लेवल होता है, उनके आदर्श ही अलग होते हैं। जाहिर सी बात है उनमें सद्गुण भी होता है, आदर्श भी होता है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को क्या किया है, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पे अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन बना रखा है, अपने आप को एक अलग इंसान बना रखा है। उनके जो अनुभव है, उनके जो ज्ञान है, उनके अनुभव और ज्ञान के माध्यम से ही उनका आदर्शवाद क्या है, बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से उनको आत्मानुभूति होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। जाहिर सी बात है जब आप आध्यात्मिक बन जाते हैं, जब आपके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी लेवल जो होता है वो एक अलग लेवल होता है, और एक आप पॉजिटिव दिशा में वर्क करते हैं, और वो पॉजिटिविटी जो होती है हमारी, कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति की अनुभूति कराती है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और नॉलेज यही तो है। बहुत सारे विद्वान आपने देखा होगा जाके ज्ञान की प्राप्ति करते थे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगल में, आपने देखा होगा, तो एक अलग ही लेवल होता था, क्योंकि वो अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से अपने वैल्यू को बढ़ाते थे, और उन्हीं चीजों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का अनुभूति होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो इन शब्दों को अभी हमें और भी आगे लिखना है। अब जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मेन आपका पॉइंट आ जाएगा, आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडिया से उत्पन्न होता है। जो हमारा आइडिया वर्ड होता है, जिसे हम विचार कहते हैं, उस विचार के माध्यम से बच्चा आदर्शवाद शब्द का उत्पत्ति होती है। विचार सिद्धांत से ही इस सिद्धांत का विकास हुआ। अगर बात की जाए बच्चा, आदर्शवाद की मान्यता है कि आध्यात्मिक जगत सर्वोपरि, यानी जो हमारा आध्यात्मिक जगत है ये सर्वोपरि है, यही सुखमय है। जाहिर सी बात है बच्चा, जब आपको अध्यात्म प्राप्त हो जाएगा ना, तो आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। आप कि जो भी दुनियादारी है, जो भी दुनिया की चीजें हैं, उन
चीज़ों से आपका उतना मतलब नहीं रह जाएगा, बस आपको लगेगा जो भी है बस यही सब कुछ है और यही सारी चीज़ें हैं। अध्यात्म एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। अध्यात्म से जब आपको मिल जाएगा बच्चे, जब इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो आपको लगेगा यही सबसे ज़्यादा सुखमय है। भौतिक जगत नश्वर है, यानी बस ये सारी चीज़ें दिखावटी हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सुख नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पास अध्यात्म का नॉलेज ही नहीं होता है, वो आध्यात्मिक होते ही नहीं है। उनको लगता है बस जो भौतिक जीवन है यही सब कुछ है। अगर हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगले हो जाए, घर हो जाए तो यही हमारी ज़िंदगी है और इसमें शायद हम बहुत अच्छा फील करेंगे, या हम सभी ऐसा सोचते हैं कि काश हमारे पास बहुत पैसे हो जाएं तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर से जी पाएंगे। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो हम बहुत सुखमय हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दान कर दिया है, बिकॉज उनको वहाँ पर सुख की अनुभूति ही नहीं होती थी कि इतना कुछ मैंने कमाया अपनी लाइफ में लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। तो जब वो अध्यात्म की तरफ बढ़े तो उनको लगा बस यही तो जीवन है, यही तो सुख है, यही तो सारी चीज़ें हैं। अलॉट ऑफ मैंने अभी एक गर्ल्स का वीडियो देखा जो कि रशिया की लड़की थी, इंडिया में मथुरा में आती है और वो हर साल मथुरा में आती है, अपने यहाँ भी जाके साड़ी में ही रहती है, साड़ी जो हमारे यहाँ का लिबास है उसी को मतलब पहनती है और इंडियन कल्चर को बहुत लाइक करती है, बिकॉज उसका मानना है कि यहाँ पर अध्यात्म है और सारी चीज़ें दिखावटी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है जब मैं मथुरा में आता हूँ या आती हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो सुख का अनुभूति होती है वो मुझे पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। इसलिए मैं मथुरा आती हूँ और मैं बस कृष्ण भगवान जो है वहाँ पर उनके मतलब चरणों में रह के मुझे बहुत ही अच्छा सुख का अनुभूति होता है। तो कहीं ना कहीं एक अध्यात्म ही है जो उस इंसान को इंग्लैंड से खींच लाता है इंडिया के कल्चर में। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें लेकिन कहीं ना कहीं जगत में ख़त्म हो रही हैं। अगर आपने देखा होगा तो भौतिक जो हमारा स्वरूप है, भौतिक जो जगत है, इसकी तरफ बढ़ावा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अध्यात्म जो है कम हो रहा है और अध्यात्म के कम होने से ही लोग परेशान ज़्यादा हैं और भौतिक चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही परेशान है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हो जाएं और वो अपने सुख चैन को खो रहे हैं। तो इसलिए सुखमय जीवन के लिए ज़रूरी है आपके पास आध्यात्मिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मानव का एकमात्र उद्देश्य वास्तविक सत्ता से परिचय कराना है। ठीक है बच्चा, तो कहीं ना कहीं इन सारे वर्डों के माध्यम से आप अपने शब्दों को लिख सकते हैं और कोई एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर रख सकते हैं अपने विचारों के अनुसार। जरूरी नहीं होता कि हम जो किताब में पढ़ें वही चीज़ें टू द पॉइंट वहाँ पर हम मेंशन करें, आप अपने हिसाब से भी कोई वर्ड वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आदर्शवाद दर्शन का प्रतिपादन सुकरात, प्लेटो, कांट, ग्रीन, हावर, अरविंद, दयानंद, विवेकानंद आदि आदर्शवाद के समर्थक थे। इन सभी ने कहीं ना कहीं आदर्शवाद को डिफाइन किया कि आदर्शवाद का मतलब क्या होता है। आदर्शवाद दर्शन का प्रतिपादन सुकरात ने किया था, प्लेटो ने किया था, कांट ने किया था, ग्रीन, हावर ने किया था, अरविंद, दयानंद, विवेकानंद आदि ने आदर्शवाद के समर्थक हैं। इस सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसको समझाया है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा ही नहीं समाज की प्रतिक्रिया का आधार कोई ना कोई दर्शन होता है। शिक्षा ही नहीं समाज की प्रतिक्रिया का आधार कोई ना कोई दर्शन होता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, किस धर्म में आस्था रखते हैं, किस कर्म में विश्वास रखते हैं आदि का नियंत्रण किसी भी जीवन दर्शन से होता है। जीवन दर्शन में दो प्रकार की धाराएं प्रस्तुत हैं, एक आत्मा और एक नियंता पर विश्वास करके चलता है, दूसरा पदार्थ को ही सत्य मानकर चलता है। इसी आधार पर आदर्शवाद तथा प्राकृतिकवाद का विचारधारा का जन्म होता है। मेरे बच्चों यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि शिक्षा ही नहीं समाज की प्रतिक्रिया का आधार है, बल्कि कोई ना कोई दर्शन भी होता है। जरूरी नहीं कि हम शिक्षा के ही माध्यम से अपने समाज का मतलब आइडियलिज्म विकसित कर सकें, आधार को विकसित कर सकें। सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं। और प्यारे बच्चों, शिक्षा ही नहीं समाज की प्रतिक्रिया का आधार होता है, बल्कि कोई ना कोई दर्शन भी होता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, किस धर्म में विश्वास रखते हैं, किस कर्म में विश्वास रखते हैं आदि का नियंत्रण जीवन दर्शन से ही होता है। हमारा जो जीवन की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा जीवन का दर्शन है, इन चीज़ों से ही इनका आभास होता है। जीवन दर्शन में दो प्रकार की धाराएं प्रस्तुत हैं, एक आत्मा है और उसके नियंता पर विश्वास करके चलता है। एक आत्मा है जो उसकी नियंता पर विश्वास करके चलता है, दूसरा पदार्थ को ही सत्य मानकर चलता है। जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन आत्मा है ना, वो चीज़ों को पहले समझता है, देन उस पर विश्वास करता है और उसी के आधार पर अपनी चीज़ों को डिसीजन लेता है। लेकिन दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हम समझ लेते हैं कि बस ये चीज़ें ऐसी ही हैं जैसी दिख रही हैं। लेकिन जरूरी नहीं जो चीज़ें हमें जैसी दिखी वैसी ही रहें, उनमें भी बदलाव हो सकता है, वो चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। इसी आधार पर आदर्शवाद तथा प्राकृतिकवाद की विचारधारा का जन्म हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अलॉट ऑफ वर्ड्स हो गए हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यमों से आप कहीं ना कहीं अपने इन शब्दों के माध्यम से अपने प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हमें एक
इस काम को जरूर कर देना है, किसी न किसी विद्वान के अनुसार इनके डिफाइन कर देना बच्चा कि इन्होंने क्या कहा था आदर्शवाद के बारे में। जैसे यहाँ प्रोफेसर कांट ने दूसरे प्रकार से इसी विचार को प्रकट किया था, इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है। मतलब इस जगत में सफलता को प्राप्त करने की जो योग्यता है, योग्यता प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, बल्कि मानवता के बाद से समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। यानी बल्कि मानवता के बाद से समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। यानी जरूरी नहीं है कि आप जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही प्राप्त करें, सिर्फ शिक्षा के ही माध्यम से आप सफल हो सके। मानवता के बाद की भी समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। मानवता, इनके जो शब्द होते हैं बच्चा, इनके शब्दों में ही हमें वहाँ लिखना होता है। एक्चुअली में जो इन्होंने कहा था इनके शब्दों में ही लिखना होता है। फिर बच्चों किसी न किसी राइटर के अनुसार इनकी विचारधाराओं को यहाँ पर जरूर प्रकट कर दीजिएगा। जैसे प्रोफेसर कांट ने क्या कहा था, इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, बल्कि मानवता के बाद से समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है, इन्होंने कहा था। तो इस चीज को इनकी लाइनों में ही हमें वहां पर लिख देना होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं, आदर्शवाद की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियलिज्म, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है। आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। जाहिर सी बात है, अगर हमें संसार को समझना है तो हमारे पास मस्तिष्क होना जरूरी है। हमारी विचारधाराएं कितनी मजबूत हैं, ये होना बहुत जरूरी है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं वास्तविक मस्तिष्क की कल्पना होगी। प्यारे बच्चों, इन लोगों ने बस यही इतना कहा था। अगर बात की जाए, यहाँ पर ब्रूवेकर के अनुसार है ये सारी वर्ड्स। उन्होंने कहा था, आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए सिर्फ मस्तिष्क सर्वोपरि है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे हैं, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। जाहिर सी बात है, किसी भी अगर हम चीज को समझते हैं तो हमारे पास मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास मस्तिष्क नहीं है तो हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं। किसी चीज में क्या चीजें हैं, जो भी है उनका सारांश, वो चीजें हम तभी समझ पाते हैं जब हमारे पास मस्तिष्क होता है, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। तो वही बातें ब्रूवेकर ने कहा था। एक्चुअली में इनके जो शब्द होते हैं बच्चों, इनके शब्द कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनको बहुत तरीके से समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनके शब्द ऐसे होते हैं, ये अपने शब्दों में जब डिफाइन करते हैं। जैसे प्लूटो ने अपने विचार में कहा था, बिकॉज आपको पता होगा, शुरू में जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पर विभिन्न विद्वानों के अनुसार इनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, तो वही चीजें चल रही हैं यहाँ पर। अलॉट ऑफ जो दार्शनिक थे उनके अकॉर्डिंग इनकी डिफिनेशंस हैं, ये आपको याद करना पड़ता है। कुछ लोग का विभिन्न बोल दिया तो 2-4 का तो आपको लिखना ही रहता है। जैसे प्लूटो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार सिद्धांतों के रूप में दिए हैं। प्लूटो सांध्य को साधन से ऊंचा मानते हैं। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सौंदर्य की उपासना की शक्ति का प्रभाव करना है। मनुष्य को शिक्षा इसलिए दी जाए कि वह प्रवृत्तियों का शिकार न बने। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम का उपासक बनाना चाहिए। शिक्षा का कर्तव्य बालक के विभिन्न अंगों का विकास करना और उसमें सामंजस्य लाना आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान होता है। प्यारे बच्चों, प्लूटो ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि मतलब शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे लोगों को आदर्शवादी बनाया जा सकता है, आइडियलिस्ट बनाया जा सकता है, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति को सत्यम शिवम और सुंदरम बनाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक माध्यम होता है चीजों को बेहतर करने का। एक आदर्शवाद की जो शिक्षा का योगदान है वो कहीं ना कहीं बच्चा शिक्षा से ही प्राप्त होती है। तो अगर हमें आदर्शवादी बनना है, अपने आप अंदर आदर्शवाद लाना है, आइडियलिज्म क्रिएट करना है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा उसका एक माध्यम होगा। इन्होंने इसी बात को डिफाइन किया था। आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना, क्योंकि मनोवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य नहीं रह पाएगा। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान इसके लिए आवश्यक है। तो पूरी एक आदर्शवाद का जो डिफिनीशन है बच्चा, कहीं ना कहीं एक चीज को बहुत ज्यादा डिफाइन किया जा रहा है। आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसी से हमारे अंदर आइडियलिज्म क्रिएट होता है। तो जब भी इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा, आध्यात्मिक वर्ड पे बहुत ज्यादा जोर आपको देना है, क्योंकि यही एक शब्द है जिस शब्द के माध्यम से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने अंदर बहुत सारे सद्गुण क्रिएट कर सकते हैं। आइडियलिज्म एक ऐसा जरिया होगा जो आदर्शवाद के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होगा।
वही बातें कहीं ना कहीं बार बार कही जा रही हैं। फ्रोबेल के अनुसार बच्चा यहाँ पर सभी वस्तुओं में एक आंतरिक नियम है। यह नियम अनिवार्य रूप से उत्साह, आत्मचेतना, बाह्य एकता पर आधारित है। यही एकता ही ईश्वर है। प्रत्येक प्राणी में जो कुछ दैवीय शक्ति है वह कुछ का अंश है। शिक्षा कॉलेज जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य को स्वयं एवं ईश्वर के साथ एकता को पहचानने में अस्पष्टता प्रदान करना है। आदर्शवाद का शैक्षिक उद्देश्य की बात करेंगे बच्चा। सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान, संरक्षण का, विकास का उद्देश्य। मैंने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है, बस इनकी हेडिंग्स डाल दिया है ताकि अगर आप इनको याद कर लेना, मगर इनके बारे में आपको कुछ न कुछ वहां पर लिखना पड़ेगा। पवित्र जीवन से विश्व में समरसता स्थापित करने का उद्देश्य, अनुसंधान शक्ति का विकास का उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इन हेडिंगों को बस डाल दिया है, इनके बारे में लिखा नहीं है। इनके बारे में कुछ न कुछ आपको लिखना है। अब लिखना भी जरूरी नहीं कि आप मतलब बुक से बस एक बार रीड कर लेना। सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान का संरक्षण, विकास का उद्देश्य, तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में ही लिखना है। पवित्र जीवन से विश्व का समरसता, तो जो चीजें हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ लेंगे बुक से तो चीजें हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बच्चा जिनमें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं, जिनकी वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो यही चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। इस पीपीटी को अगर किसी बच्चे को चाहिए तो हम इस वीडियो में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे, आप जाके वहां पर जुड़िए और वहां से आप पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, आप वीडियोज को शेयर किया करो, बिकॉज वीडियोज के व्यूज जो हमारे एजुकेशनल वीडियोज होते हैं जिसपे हम आपको पढ़ाते हैं उनके कम व्यूज आते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियोस को ज़्यादा शेयर करो सो दैट हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से और भी वीडियोस बना पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे, गौरव, शिवानी, हिमांशी, श्रद्धा, निशा, गौतम, ठीक है, नेहा, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम मुझे याद हैं अभी। हमेशा आपके कमेंट्स आते रहते हैं, तो बच्चों कहीं ना कहीं आप सभी का ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप और भी ज़्यादा इसे फैलाएं इन वीडियोस को, सो दैट हम आपके लिए एक प्रॉपर क्लासेस ला पाएँ। अभी मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू आता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए उतने वीडियोस नहीं ला पाता हूँ जितना मैं चाहता हूँ, लेकिन आई होप कि हम आपके लिए बहुत बेहतर कर पाएंगे बहुत जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बहुत सारा प्यार आप सभी को।